मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि सब चीज़ें सबसे पहले आपका लेवल होता है एटम्स का, फिर मॉलिक्यूल्स आते हैं, फिर सेल्स बनता है, फिर टिश्यूज होते हैं, फिर आगे ऑर्गन वगैरह जाता है। तो एट अ मॉलिक्यूलर लेवल इट फोकसेस ऑन द इंटरेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन द वेरियस सिस्टम्स ऑफ सेल, इंक्लूडिंग द इंटर रिलेशनशिप ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस एंड हाउ दिस इंटरेक्शंस आर रेगुलेटेड। अच्छा, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इसको हम यहीं तक ही रहने देते हैं, मेरा पार्ट डाल सकते हैं। जब ये आप लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी नहीं है, ये जो मैंने नोट्स बनाए थे ये सारा पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद बनाए थे, तो उसमें बच्चों को ये चीज़ें आ चुकी थी। हाँ, ठीक से मेरे सिस्टम में फंसे। फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है पढ़ने की, उन्होंने कहा है कि सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडीइंग दीज ब्रांचेस। तो सिग्निफिकेंस स्टडीइंग ये है कि रेवोल्यूशनाइज अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस। अगर आप पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आपको पता चलता है कि अच्छा लाइफ के जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, उनका अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हो, सब होता है। फिर आपको इसमें इसकी वजह से, पढ़ने की वजह से जब आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे, तो मेडिसिनल फील्ड में, एग्रीकल्चर में, बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड्स के अंदर भी एडवांसमेंट्स होंगी। लाइक जैसे जीन थेरेपी हो रही है आजकल, जेनेटिक डिजीजेस हो रही हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं। जैसे आपने देखा है कि कुछ इस तरह के लोग बिल्कुल लाइक आर्टिफिशियली इंसान क्रिएट हो रहे हैं, कुछ इस तरह के रोबोटिक इस तरह के। तो वो सब चीज़ें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के थ्रू हो रही हैं। ठीक है, देन फिजियोलॉजी पे आ जाते हैं। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। तो इसमें हम एनाटमी और फिजियोलॉजी में मैंने ये डिफरेंस बताया था कि एनाटमी है स्ट्रक्चर्स को पढ़ना एंड फिजियोलॉजी है उनकी फंक्शंस को पढ़ना। स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर पार्ट्स। It deals with mechanical, physical, and biochemical react functions of organisms as well as the ways in which these functions are maintained. ठीक है, अब इसकी पढ़ने की सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपको अंडरस्टैंड करवाता है हाउ ऑर्गेनिजम्स फंक्शन, अडैप्ट टू देयर एनवायरनमेंट्स एंड मेंटेन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस एक प्रोसेस है जो कि आप लोग आगे एक चैप्टर में पढ़ेंगे, बट जैसे इसमें होता है ये है कि अगर आपको फीवर हो रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू टेम्परेचर जो बाहर का एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है, तो उसमें भी बॉडी आपकी वर्क करती है कि दोनों टेम्परेचर एक बराबर आ जाएँ। तो ये सब चीज़ें फिजियोलॉजी में हेल्प होती हैं। Then applications in various fields, including medicine, where it helps to understand how diseases affect the body and develop treatments. ठीक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रैंड टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर एमसीक्यूज के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इंपॉर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के पीडीएफ इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको बायोलॉजी की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और बायोलॉजी की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते ही कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको, गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दिए सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल, 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी, आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर पेलियोंटोलॉजी है। पेलियोंटोलॉजी जैसे हमने डिस्कस भी किया है एमसीक्यूज में, कि इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स। सो इसमें एग्जामिनेशन ऑफ फॉसिल्स होती है। प्रोवाइड्स इनसाइट्स इनटू द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, ये लाइफ पहले कैसे लोग थे, पहले एनिमल्स किस तरह के थे, हर चीज़ की आपको वो डिटेल्स इसकी मिलती हैं। एंड चेंजेस इन अर्थ एनवायरनमेंट ओवर टाइम। सिग्निफिकेंट अगेन ये है कि आपको समझ में आए कि हिस्ट्री ऑफ लाइफ पता चले,
एवोल्यूशन की प्रोसेसेस पढ़ सकें और पास्ट इकोसिस्टम्स वगैरह को समझ सकें। फिर देन देयर इज़ फार्माकोलॉजी, क्या बोला है, तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इंटरैक्शंस विद लिविंग सिस्टम्स। Drugs and interaction with living systems. It encompasses various aspects including drug discovery, design, action and safety. फिर सिग्निफिकेंस इसकी क्या है कि डेवलपमेंट और मतलब मेडिसिन को बनाना और मेडिसिन को समझना उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपको समझ में आएगा कि अच्छा ड्रग्स कैसे वर्क कर रही हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, हाउ टू यूज देम सेफली एंड इफेक्टिवली। तो इन सब चीज़ों में फार्माकोलॉजी का ही सारा मेन रोल होता है। कि यहाँ पे ये इन्होंने पूछा है कि डेफिनेशन क्या थी फार्माकोलॉजी की, तो हम डायरेक्टली उसी से शुरू होगा कि फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स वगैरह। सो इसमें ज़्यादा आपने लंबी नहीं करनी, हर चीज़ को नहीं बताना। बाकी अब जैसे हम एक-एक क्वेश्चन करेंगे, मैं आप लोगों को वही बताऊँगी कि कैसे आंसर स्टार्ट करना है, कैसे आंसर को लेके जाना है, कैसे कंक्लूड करना है, कैसे एंड करना है। तो वैसे ही यही है सब। तो इसमें आपको डेफिनेशन पूछी थी। अच्छा, और प्लस जैसे हर क्वेश्चन में, ये आप लोगों को मैं एक टिप दे दूँ कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, उसके बाद साथ-साथ क्वेश्चन के कीवर्ड्स डिफाइन बोला है, तो आप ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एंड गिव एटलीस्ट वन सिग्निफिकेंस। तो आपने बस ऐसे ही सिग्निफिकेंस की हेडिंग डालकर या सिग्निफिकेंस अलग से पैराग्राफ फॉर्म में करके ऐसे ही लिख देना है। तो इसमें अलग से और मतलब ये नहीं बताना कि इसके साथ क्या होता है, ऐसी एग्जाम्पल्स और चीज़ें नहीं देनी लंबी। बस डिफाइन करना है और एक सिग्निफिकेंस देनी है, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन यूजुअली 2 to 3 मार्क्स के ही होते हैं। सही है? एक इस तरह का कॉलम बनाकर डिफरेंस बताओ, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे किया है ना कि एनाटॉमी वर्सेस मॉर्फोलॉजी या इस तरह से। तो बिकॉज़ बहुत लंबा करना नहीं है, तो आप लोग बस एक लाइन में इसका बताएगा कि एनाटॉमी क्या होती है, फिर अगले उसमें मॉर्फोलॉजी बताएगा। एंड इसमें अगेन बिकॉज़ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सो आपने एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की डेफिनिशंस नहीं देनी, बस डिफरेंस बताना है। जैसे अगर हम स्टार्ट करें आंसर करना, तो एनाटॉमी क्या होती है और मॉर्फोलॉजी क्या होती है, तो इसका डिफरेंस अगर बताऊँ, तो एनाटॉमी फोकसेस ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, their arrangement and their relationships. Meanwhile, morphology studies the external and internal structure of organisms as a whole. यानी एनाटॉमी सिर्फ अंदर का देख रही है कि आपके अंदर बोन्स कैसी हैं, आपके ऑर्गन्स कहाँ पर हैं, किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं उनकी, वो सब चीज़ें एनाटॉमी देखती है, जस्ट लाइक ओनली द इंटरनल स्ट्रक्चर। आपके ऊपर का फेस के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, हैंड का क्या है, या स्किन के ऊपर किस तरह की चीज़ें, वो चीज़ें एनाटॉमी नहीं देखती। एनाटॉमी एक्सटर्नल चीज़ें नहीं देखती, बट मॉर्फोलॉजी जो है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों के ऊपर बात करती है और एज अ होल डिस्कस करती है कि अच्छा इंटरनल चीज़ें और एक्सटर्नल मिलके क्या काम कर रहे हैं, या इनका शेप क्या है, इनकी फॉर्म क्या है, ये सब चीज़ें। समझ में आया? तो इसमें वी आर ओनली राइटिंग अबाउट द डिफरेंस, नॉट द डेफिनेशन, और कोई और चीज़ एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देनी। देन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स। साइटोलॉजी क्या होता है? साइटोलॉजी सेल्स को डिस्कस करता है, सेल्स के बारे में बात करता है, उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनाइजेशन, सब चीज़ें। जेनेटिक्स जो है वो स्टडी ऑफ जीन्स है, यानी हेरिडिटी, जेनेटिक वेरिएशन एंड ऑर्गेनिजम्स। जीन्स, हेरिडिटी एंड जेनेटिक वेरिएशन। फोकस ऑन डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स वगैरह सारी चीज़ें। अब सेल्स के अंदर ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन साइटोलॉजी एक अलग स्टडी है जो कि पूरा सेल्स के बारे में ही डिस्कस करती है, और जो जेनेटिक्स है वो आपके सेल के अंदर का जो पार्ट है, जीन्स या डीएनए, आरएनए, उनके ऊपर से पूरी स्टडी है। सही है? तो दैट इज़ द डिफरेंस। फिर बायोटेक्नोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का पूछा है इन्होंने, तो biotechnology is the use of living organisms and their components to develop products for various purposes, including genetic engineering. Immunology is the study of immune system which protects our body from diseases. ठीक है, बेसिक बातें हैं, सब पढ़ा हुआ है। मरीन बायोलॉजी क्या होती है? मरीन बायोलॉजी एंड इकोलॉजी। तो मरीन बायोलॉजी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन द ओशन एंड देयर इंटरेक्शंस विद मरीन एनवायरनमेंट। तो ओशन की जो चीज़ है, ऑर्गन्स, उनके बात करनी है, और फिर इंटरेक्शन विद मरीन एनवायरनमेंट। फिर इकोलॉजी जो है वो आपका दिखती है कि किस तरह से ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो मरीन बायोलॉजी का और इकोलॉजी का हमने ये डिफरेंस देख लिया। तो इकोलॉजी में जैसे आप लोग हाउ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद ईच अदर, इसकी पूरी बात हो रही है। फिर इसमें प्रेडेशन है, कॉम्पिटिशन है, एबायोटिक, इनबायोटिक फैक्टर्स, सब चीज़ें आती हैं। आई होप दैट्स क्लियर। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें क्या है, हेल्दी लाइफ ऑफ पर्सन डिपेंड्स ऑन हेल्दी लाइफ चॉइसेस, हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प यू विद अ हेल्दी लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि बायोलॉजी पढ़ने से आप हेल्दी लाइफ कैसे मेंटेन कर सकते हो, क्या से फ़ायदा होगा पढ़ने का? क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कोई क्लियर मतलब
कीवर्ड नहीं दिया हुआ, ना डिफाइन दिया है, ना डिस्टिंग्विश दिया है, ना एक्सप्लेन दिया है। इसने पूछा है कि हाउ स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प यू। तो बस अब आपने इसमें डायरेक्टली टू द पॉइंट आंसर ही देना है। तो उसमें बताएंगे कि बायोलॉजी empowers us to live healthier lives by providing crucial knowledge about the human body, disease prevention, impact of environment on our well-being, understanding of how our body functions, the importance of nutrition and exercise, and causes and spread of diseases allow us to make informed choices about our health and take proactive steps। अब अगर आप खुद भी सोचें कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप सारे डिजीजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, आप इतने ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप ज़्यादा अपने बारे में कॉशियस हो गए, आपको अपने बारे में ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि अच्छा हमारे अंदर ये चीज़ें हो रही हैं, या अगर कोई डिजीज़ का है, मतलब डिजीज़ है, तो फिर से प्रिवेंट कर सकते हैं, ये चीज़ क्यों कॉज हो रही है, कैसे हम ट्रीटमेंट क्या होगा, इस तरह की चीज़ें। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा न्यूट्रिशन का क्या इम्पैक्ट है, एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्म चॉइसेस लेते हैं अपनी लाइफ के बारे में, हेल्थ के लिए। ठीक है। देन व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट। तो AFA किंग है, इन्होंने मॉस्किटोज एंड मलेरिया के ऊपर वर्क किया था, ये चीज़ ऊपर कहीं पे मेंशन है। फिर रोनाल्ड रॉस ने ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया वाली डिस्कवरी की, जगह अभी हमने ऊपर डिस्कवर पूरा देखा है ना, किंग यहाँ पर मेंशन है। ये जो है AFA किंग listed 20 observations in cross spread of malaria। तो उसके बाद रोनाल्ड रॉस ये रहा, ये रोनाल्ड रॉस, ये एग्जाम में आ सकता है, तो आप याद रखिएगा ये कौन है। फिर उसके बाद लेवरन जो है, इनका नाम मेंशन है कि नहीं है, नहीं ये मेंशन नहीं है, बट इसमें दिया हुआ है तो मैं बता देती हूँ। जो लेवरन है, इन्होंने डिस्कवर किया था एक सिंगल साइज ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशंस आर मेनली टू टाइप्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये बात हमने की थी। सॉर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस अकॉर्डिंग टू दीज टू टाइप्स। अब जो कलर ऑफ कैट है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, तो वो क्या लगता है, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, या हाइट ऑफ जिराफ। अच्छा, कलर को आप कहीं नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कलर को नहीं कर सकते, ये भी क्वांटिटेटिव चीज है। जहां जहां नंबर आ जाते हैं दैट इज क्वांटिटेटिव। फिर है शेप ऑफ लीव्स। शेप को आप ना मेजर नहीं कर सकते, ना आप शेप को नंबर्स में डिफाइन कर सकते हैं। द शेप इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। फिर आता है क्लाइमेट ऑफ डेजर्ट। तो डेजर्ट का क्लाइमेट भी क्वालिटेटिव फैक्टर है। स्पीड ऑफ टाइगर, हावेवर, स्पीड अगर बात आ रही है, तो आप ये देख सकते हो कि अच्छा क्या स्पीड है, कितनी तेज भाग रहा है, तो वो नंबर्स में आता है, दैट इज क्वांटिटेटिव। और सॉन्ग ऑफ अ बर्ड, यानी बर्ड किस तरह से बोलती है, क्या सॉन्ग उसका होता है, तो दैट इज अ क्वालिटेटिव फैक्टर। ठीक है। ये सारी बेसिक ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो बिकॉज ये शॉर्ट है तो आप बस वन वन वर्ड आंसर दे दिए। फिर क्वेश्चन 6 पर आ जाते हैं हम। अ नोबेल प्राइज विनर gave a hypothesis about effects of COVID-19 vaccine. Can it be wrong? Why? Where reduction hypothesis that vaccination of COVID-19 can reduce the severity of complications in case of infection। ठीक है। सो अब वो कह रहे हैं कि किसी ने एक बंदा है जो नोबेल प्राइज विनर, जिसने कोविड की वैक्सीन के ऊपर एक हाइपोथेसिस दिया। क्या ये हाइपोथेसिस गलत हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हाइपोथेसिस गिवन कैन बी रॉन्ग सिंस द हाइपोथेसिस आर मेड ऑन लिमिटेड एविडेंस एंड विदाउट इन्वेस्टिगेशन। द हाइपोथेसिस गलत हो सकता है, ये बात आपने पहले मेंशन कर दी। अब मैं आप लोगों को आंसर्स लिखना सिखा रही हूँ। सो बिकॉज पहला क्वेश्चन क्या था, कैन इट बी रॉन्ग। सो कैन इट बी रॉन्ग, आपने इसी से स्टार्ट करना है। येस, द हाइपोथेसिस गिवन बाय, अब ये इतना लंबा करना है नहीं करना तो आपकी मर्जी है। गिवन कैन बी रॉन्ग सिंस द हाइपोथेसिस आर मेड ऑन लिमिटेड एविडेंस। अब ये पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई, तो अब ये व्हाई का आंसर हो रहा है, बिकॉज दे आर मेड ऑन लिमिटेड एविडेंस एंड विदाउट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। द रीजन दैट मे बी रॉन्ग, हम पूरा इसका डिटेल में बताएंगे। द रीजन दैट मे बी रॉन्ग आर इनकम्प्लीट और insufficient data, as then the hypothesis would not be generalizable in broader context. The methodologies could also be wrong or have errors in sampling and data collection. Deductions that can be made from this hypothesis are, सब लोगों ने कहा कि deductions बताएं क्या क्या हो सकती हैं। तो deductions है, reducing the severity of disease is one of the outcomes of a successful immune response. Clinical trials have shown that COVID-19 vaccines reduce hospitalization and severe cases। ये हमने इन्हीं बातों को reduction वाली फॉर्म में कर दिया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। सॉरी, मलेरिया। इसे मलेरिया को बिल्कुल ही खत्म करना या एराडिकेट करना, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज क्यों है, तो हम इसका बताएंगे कि एराडिकेटिंग मलेरिया इज चैलेंजिंग एंड नियर टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, ये इसकी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है, यानी कि ये ह्यूमंस के अंदर भी रहता है और मॉस्किटो होस्ट के अंदर भी रहता है। तो अब आपको इस वक्त बिल्कुल ही खत्म करना है, तो सारे मॉस्किटोज जिसके अंदर उनकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, उनको भी खत्म करना पड़ेगा। इंसेक्टिसाइड से रेजिस्टेंस आ गई है,
तो अब हर चीज़ की ना बहुत मुश्किल हो गई है। फिर बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं मलेरिया एंडेमिक रीजन्स जहाँ पर मलेरिया की मतलब प्रिवेंशन या जो हेल्थ की मतलब ट्रीटमेंट्स हैं कि कैसी दवाई देनी है, कैसे साफ़ पानी हो, सब चीज़ें हों, ये भी बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए इसको बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म करना मुश्किल है और प्लस कोई वैक्सीन भी अभी तक नहीं बनी है जो कि 100% इफ़ेक्टिव हो, जो कि जिससे कंप्लीटली इफ़ेक्टिवली मलेरिया ख़त्म हो सके। सो इस ये सारे रीज़न्स हैं जो कि आपके पास इरेडिकेटिंग मलेरिया मुश्किल है। डायग्राम शोज़ वन इंसेक्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अच्छा तो पहला है व्हाई डू वी यूज़ द वर्ड वेक्टर फॉर मॉस्किटो? वेक्टर कोई ऐसा ना मॉस्किटोज़ के लिए यूज़ होता है क्योंकि दे ट्रांसमिट पैथोजेन्स फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर। यानी कि एक इंसान के अंदर जो प्लाज्मोडियम था, उससे उठाकर दूसरे इंसान के अंदर पहुँचा देते हैं, तो इसलिए ट्रांसमिट करते हैं पैथोजेन्स को, तो वो वेक्टर हुआ। In the case of malaria, Mosquitoes anopheles act as vector by carrying the plasmodium from one infected individual to the healthy. फिर है what is the name of organism which transmits malaria disease in man and birds? तो प्लाज्मोडियम है वो स्पीशीज जो कि मलेरिया फैलाती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स वो सारी चीज़ें हैं और बर्ड्स में प्लाज्मोडियम डेलिक्टम है जो कि कॉमन स्पीशीज है। फिर व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय रोनाल्ड रॉस? तो रॉस जो चाहता था कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर सके कि रोल ऑफ मॉस्किटोज showed the role of mosquitoes in the transmission of malaria. ये इनका काम था। The experiments were designed to prove that mosquitoes are vectors that carry the plasmodium parasites, completing the parasite's life cycle to humans. ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का आ जाते हैं। Why Ross did not allow the infected mosquitoes to bite a healthy person? अच्छा हेल्दी पर्सन को क्यों बाइट करने से अलाउ नहीं किया था? क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो एथिकली गलत चीज़ है, आप किसी को मतलब ठीक है चेक करना था कि क्या कॉज है, मगर अगर आप किसी हेल्दी इंसान को मलेरिया लगवाया और बिकॉज़ उस टाइम पर मलेरिया का इतना इलाज भी नहीं था, तो अगर वो मर जाता, तो ये बहुत ही बड़ा लाइक एथिकल मिसकंडक्ट होता। तो इसलिए आप किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी को मतलब जो है लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ से नहीं गुज़ार सकते। सो यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं आंसर। क्रॉस ट्रांसमिशन जो ह्यूमन है, जो एथिकली कंडक्ट करना था उनको। एक्सपेरिमेंट बाय अवॉइडिंग हार्म टू ह्यूमन्स। His goal was to study the transmission of malaria, and he conducted his research with strict scientific and moral responsibility. Letting an infected mosquito bite a healthy human could have led to serious illness or death. Exactly. So, especially since there are no effective treatments of malaria at that time. Instead, Ross used mirrored models and experimental controls to prove that malarial parasites are transmitted through the bite of female species. ठीक है, तो उसने birds यूज की थी और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट यूज किया था, यहाँ पे इंसानों को खतरे में ना डाला जाए। Investigate the effect of different factors on the activity of salivary amylase. We will design an experiment what would be the most appropriate first step to initiate. अच्छा तो हम इस क्वेश्चन का अच्छा आंसर नहीं है। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये आप पूरा अपना खुद से बना भी सकते हैं, चाहे तो उसको एज अ होमवर्क भी रख लो। दिस इज लाइक salivary amylase की अगर एक्टिविटी आप देखनी है तो कैसे एक्सपेरिमेंट बनाया जाए, तो पहले तो आप प्रॉब्लम रिकग्निशन हो गई, ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, डायरेक्शंस करेंगे, एक्सपेरिमेंट होगा एंड रिजल्ट्स आ जाएंगे। ये पूरा इसका प्रोसेस है। फिर यहाँ ये क्वेश्चन आई थॉट कि ज़्यादा मुश्किल थोड़ा शायद हो सकता है, सो हम ये करते हैं। This was found in blood of 10 persons. Only 6 of them were suffering from hepatitis B disease. Why? जो हेपेटाइटिस बी का वायरस है ना, इससे कुछ लोग जो हैं, कुछ इंडिविजुअल्स, वो ज़रूरी नहीं है कि उनके अंदर सिम्पटम्स आ रहे हों, कैरियर्स भी हो सकते हैं वायरस के। मतलब आपके अंदर भी हो सकता है बहुत सी वायरस या बैक्टीरिया शो हों अगर टेस्ट हो, लेकिन उनके सिम्पटम्स नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि हर फ़ौरन सिम्पटम नहीं आता। कुछ चीज़ों के आप मतलब सिर्फ कैरियर है, अभी प्लेन मतलब कैरियर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर बीमारी है तो सही, मगर आपको खुद उससे अफेक्ट नहीं हो रहा, आप किसी और को फैला सकते हो। मतलब या तो अगर जेनेटिकली आगे मतलब आप रिप्रोडक्शन होती है, इनको बेबी होता है, तो उसमें पहुँच सकता है वो, या फिर अगर जैसे वायरस की बात है तो वो किसी और की तरफ दूसरी फैक्टर से जा सकता है। तो हम इसका आंसर पढ़ लें। सम इंडिविजुअल्स मे बी कैरियर्स ऑफ वायरस, दे हैव द वायरस इन देयर ब्लड बट डू नॉट शो सिम्पटम्स, वही बात जो मैंने की। अदर्स मे बी इन द इंक्यूबेशन पीरियड, हाँ कुछ हो सकता है इंक्यूबेशन पीरियड में हो, infected but not yet showing symptoms, or may have developed immunity after a past infection or vaccination. This shows that infection and disease are not always the same. A person can be infected, virus present without being diseased, no symptoms or organ damage.